हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो मैं चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी इस बार? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल। चलिए, तो आज चालू करने वाले हैं पहली वीडियो, पहली सीरीज की, मतलब इस सीरीज की पहली वीडियो बनने वाली है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आप बीए प्रोग्राम के बच्चे हो, बीए एरोनॉट्स के बच्चे हो, बीकॉम के बच्चे हो, आप किसी भी सीरीज के बच्चे हो, बस आप बुक शेयर कर लेना कि आपके पास जो है वो इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स है। सिंपल। हाँ जी। और अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, तो फिर आप ये देख लेना कि जो आपके चैप्टर्स हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स के, वो इस प्लेलिस्ट के चैप्टर से मैच होते हो। अगर वो मैच हो रहे हैं तो आप आराम से पूरी पूरी सीरीज देख सकते हो। सिंपल से। और पूरी सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां से जाके पूरी सीरीज चलते हैं सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे वो कर सकते हो। ठीक है जी। तो बीकॉम के बच्चे हो, चाहे आप बीए प्रोग्राम के बच्चे हो, ऑनर्स के बच्चे हो, सबके लिए सीरीज है। बस आपकी बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। और सीरीज चालू करने से पहले सर एक छोटी सी बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास मान लो अभी तो बहुत टाइम है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर आप चलते हैं पेपर के टाइम पे यानी एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो, 4-5 दिन आपके रह गए हैं, कि आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसलिए आप सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आराम से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल से। हाँ जी, तो कंप्यूटर टाइपिंग में आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आपको समझने में इजी रहेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग मेरे को पता है बहुत गंदी है। ठीक है, तो जो भी अगर चलते समझ में ना आ रहा हो तो भाई बता देना, मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करूंगा वैसे तो। ठीक है, तो नोट्स आपको कंप्यूटर टाइपिंग में मिल जाएंगे, तो इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इसके अंदर मिल जाते हैं आपको, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी और किसी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो तब भी उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। सिंपल जी। चलिए, तो चालू करते हैं, आज चालू करते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स। और मैक्रोइकोनॉमिक्स का आ जाता है पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रोइकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे बस खाली इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स करेंगे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स आपकी होती क्या है, या फिर इकोनॉमिक्स ही क्या होती है अगर आपने इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ा तो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है ये सब पढ़ने वाले हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लो क्या होते हैं, डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, या फिर स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है। समझे सी? तो ये सब जो कुछ कंसेप्ट हैं, जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये सब आपको आज कंसेप्ट के अंदर करवाने वाले हैं। सिंपल जी। तो ये जो पूरी वीडियो बनने वाली है वो पहले चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा ये रहा। यानी सबसे पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके स्कोप्स क्या है, और फिर इशू क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्या जरूरत है मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, क्या प्रॉब्लम्स आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट में स्टॉक और फ्लो क्या होता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, साथ ही पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में हम समझेंगे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है और जनरल इक्विलिब्रियम क्या है। ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो टर्म्स हैं वो क्लियर होती जाएंगी। सिंपल से। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप पढ़ोगे लास्ट थर्ड कंसेप्ट के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक और कंपैरेटिव स्टैटिक्स जो एनालिसिस है वो क्या होता है, और इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप एनालिसिस करते हो स्टैटिक तौर पे या फिर डायनेमिक तौर पे इकोनॉमिक्स का। सिंपल सी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक आता है बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की। अब ये इकोनॉमिक्स होता क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स को ना जब बनाया गया था तो हमने इकोनॉमिक्स को ना सबसे पहले हिंदी में लिखा था। हिंदी में इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हम अर्थशास्त्र। क्या बोल देते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है जी। अब ये जो अर्थशास्त्र है क्या है सर? अर्थशास्त्र। सिंपल। ये इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं। अब ये जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र सर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं अर्थ, अर्थ मतलब होता है वेल्थ। ठीक है जी। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा, रोकड़ा, खोखा, पेटी, यानी कि वेल्थ, संपत्ति के बारे में बात करता है। और दूसरा जो वर्ड है शास्त्र, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से बुक्स। ठीक है जी। आप ग्रंथ बोल सकते हो, शास्त्र बोल सकते हो, पुराण बोल सकते हो। तो ये जो शास्त्र है ना, मतलब बुक्स होती है एक तरीके से। सिंपल सी। तो बुक्स को बोलते हैं क्या? शास्त्र। तो अर्थशास्त्र किससे मिलकर बना है? अर्थ से और शास्त्र से, यानी कि वेल्थ और बुक से। ठीक है जी। तो वेल्थ के बारे में समझाने के लिए जो बुक बनाई गई, यानी कि देश में कितनी संपत्ति है, देश की वेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, पैसों के बारे में समझाने के लिए जो बुक बनाई गई उसी को हम क्या बोलते हैं? शास्त्र। सिंपल। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पैसा मतलब खाली यही नहीं है कि खाली हम पैसों की बात करें। हमारे लिए हर वो चीज जो हमारे को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है वो पैसा होता है। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटों की गड्डी देखोगे जो कि आपकी है, तो फिर आपको क्या होगा? खुशी होगी जाएगी, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा पूरा पूरा। हाँ जी, तो फिर वो आपके लिए क्या बन गया? रिसोर्सेज बन जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पैसा हर वो चीज नहीं है जिससे हमें क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये पेन देख रहे हो, पेन से मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, जिससे मेरे को पैसा मिलता है। तो पेन क्या बन गया मेरे लिए? रिसोर्सेज। ये बोर्ड क्या है? रिसोर्सेज। ये स्मार्टफोन क्या है? रिसोर्सेज। सिंपल से। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, और उन्हीं को हम वेल्थ बोलते हैं। और उन्हीं के बारे में स्टडी करने के लिए जो बुक्स बनाई गई है उसी को क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक्स। सिंपल। तो अगर कोई बेसिकली आपसे डेफिनेशन पूछे कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप इजी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स क्या है? आप बोल सकते हो इट इज ए बुक।
ठीक है जी। इकोनॉमिक्स क्या है? एक बुक है जिसके अंदर क्या करते हैं, इन विच वी लर्न हाउ टू एलोकेट आवर स्केयर रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक बुक है, सिंपल सी। इकोनॉमिक्स क्या है? एक बुक है, सिंपल सी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं। सिंपल, हर बुक को जो है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो वैसे ही सेम इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स से भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं हाउ टू एलोकेट। एलोकेट मतलब होता है कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे किसी चीज का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किसका? आवर स्केयर रिसोर्सेज का, अपने संसाधनों का, अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए। पेन का कैसे इस्तेमाल करें, फोन का कैसे इस्तेमाल करें, बोर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करें, मतलब इन बोर्ड का। ठीक है जी। हाँ जी, किस लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स को क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करना है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपने बेसिक तौर पे बेसिक डेफिनेशन अपने इकोनॉमिक्स की पहले कभी ना कभी पढ़ी होगी, और एग्जाम में इतनी बेसिक डेफिनेशन आती नहीं, बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखवा दिया। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज एक्सप्लेन करने जाते हो ना, तो इकोनॉमिक्स की एक बार डेफिनेशन लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो टीचर है वो क्या बोलते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पता है, उसको चीजें पता है छोटी छोटी, की इकोनॉमिक्स क्या होता है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। समझे सर? बाकी हाँ, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, बस आप लिख लेना। अर्थशास्त्र क्या है भाई? इकोनॉमिक्स यह वह शास्त्र है जिसमें हम दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग के विषय में सीखते हैं। सिंपल, एक ऐसी बुक है, एक ऐसी शास्त्र है जिसमें हम जो दुर्लभ संसाधन होते हैं ना, रिसोर्सेज होते हैं, स्केयर रिसोर्सेज, उनको कैसे विवेकशील प्रयोग किया जाए, कैसे अच्छे से अच्छा यूज किया जाए, कैसे एलोकेट किया जाए, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, ताकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो यह वह शास्त्र है जिसमें हम दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग के बारे में विषय में सीखते हैं, ताकि मानवीय इच्छा होगी क्या, उसके पूर्ति हो उसके। सिंपल सर। चलिए, अब देखो, बार बार मैं डेफिनेशन हिंदी में नहीं बताने वाला कि भाई कंसेप्ट थोड़े से इंग्लिश में है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, आप इंग्लिश में पढ़ो। ठीक है, अगर आप हिंदी के भी स्टूडेंट हो ना, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को किस में, इंग्लिश में, क्योंकि आगे चल के इकोनॉमिक्स सारी की सारी इंग्लिश में आने वाली है। ठीक है जी। तो कोशिश करना कि ज्यादातर आप इंग्लिश में ही कर पाओ, समझ पाओ, वहां पे पेपर में, एग्जाम्स में इंग्लिश में लिख पाओ। चलिए जी, आगे चालू करते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है ना, वो अकेली इकोनॉमिक्स नहीं है। हमें यहाँ पे दोनों ब्रांचेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके ब्रांचेस के बारे में? इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। जो पहली ब्रांच आती है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी जो ब्रांच आती है वो एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल से। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या खास बात है? जैसे आपने कभी बचपन में मैथ पढ़ी थी, पहले बचपन में ना मैथ की केवल एक बुक हुआ करती थी, फिर जब आप 9th 10th में आएंगे तो फिर आपने देखा होगा मैथ की बुकों को स्प्लिट कर दिया गया, साइंस की बुकों को स्प्लिट कर दिया गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग ब्रांचेस बना दी गई। सिंपल सर। सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी दो ब्रांचेस होती हैं, पहले हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों किया गया? देखो, ऐसा ज्यादा अच्छे मतलब पुराने जमाने से नहीं किया गया। पहले जो इकोनॉमिक्स होती थी ना, सबसे मेन जो इकोनॉमिक्स हम मानते थे वो किसको माना करते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे मेन माना करते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने मतलब ज्यादा पुराना नहीं, 1930 के आसपास देखोगे ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी ना, वो पहली प्रायोरिटी होती थी हर किसी की इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, तो 1930 में चलते जो पहली प्रायोरिटी होती थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होती थी, चलते किसी भी इंसान के पढ़ने के लिए। लेकिन वहीं पे फिर उसके बाद 1936 आया, और 1936 के अंदर ना एक कीन्स नाम के सर थे। ठीक है सर? हाँ जी, एक कीन्स नाम के सर थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उन थ्योरी का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कीन्स सर ने, जिसकी वजह से पूरा ही ढांचा चेंज हो गया। ये मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लोग ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए, क्योंकि इसके अंदर इनकम के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, वेजेस के बारे में, इन सभी के बारे में बताने लग गए, चलते हैं कीन्स सर। सिंपल सर। तो उसके बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा कंसेप्ट है जिससे हम पूरी देश की इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। सिंपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटी इकोनॉमिक्स है जिसमें हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। सिंपल सी। चलिए, और ये जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के एक बुक बनाया जिसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इसका गठन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इसकी स्टडी करवाने लगे स्कूल्स में। और वो कब से? जब से इन्हीं सर ने, कीन्स सर ने ही अपनी दूसरी, कीन्स सर कह रहा हूँ थोड़ी, जबकि दोनों को बुक बना के एक बुक हम पब्लिश कर दी, और उस बुक का नाम रख दिया वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो इन्होंने एक बुक बना दी, किसने? एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ की आप बुक पढ़ सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशन, पूरी इकोनॉमिक्स की बुक है, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में उस वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है उसके अंदर समझा रखा है। और ये जो बुक है कब से पब्लिश करी गई? तो ये बुक पब्लिश करी गई आपके लिए कब? ये पब्लिश करी थी भाई 1976 में।
एक सेकंड में 7, हाँ भाई 1976 में, ठीक है भाई। अच्छा एक बार और चेक कर लूंगा भाई, फिर मैं डाउट हो रहा है 1776 है या फिर 1976 है, इनमें से कोई सा डाटा है, अब एक बार चेक कर लेना। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो कब पब्लिश करी गई थी, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से भाई मेरे को क्या बोलते हैं 1976 लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि 1776 हो जाता है, दिमाग से पड़ जाता है। तो एडम स्मिथ ने ये जो इकोनॉमिक्स की बुक है ये पब्लिश करी थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से, क्या बोलते हैं 1776 में, जहां तक है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग स्प्लिट कर दी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग पढ़ी जाएगी। 1930 तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही मानते थे सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ने के लिए, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर आया 1936 के बाद, जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी, मतलब कीन सर ने, ठीक है जी। चलिए अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके एग्जाम्स में जो डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके एग्जाम्स में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा वो डिफरेंस पूछा जाएगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, एक बार वो समझा दो, ठीक है जी। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या हो, सबसे पहली चीज हम तो बात करते हैं एक बार मीनिंग की, इनका मतलब ही क्या है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब जो है ना भाई उसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है जी। और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो का मतलब होता है भाई लार्ज, लार्ज कह सकते हो आप या एग्रीगेट बोल सकते हो। तो आप एग्रीगेट बोल दो या फिर स्मॉल, मतलब एग्रीगेट बोल दो या फिर लार्ज बोल दो, दोनों सेम ही बात है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एग्रीगेट और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, इतना सिंपल। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसके अंदर हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, छोटी बातों के बारे में समझते हैं कि छोटे लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे कोई चीज कैसे काम करती है। और वहीं पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पे हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो अगर वहीं पे बात करी जाए दूसरा डिफरेंस, तो आप लिख सकते हो कि इनका लेवल कैसा है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इंडिविजुअल लेवल पे कंप्लीट होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी जाती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट लेवल पे पढ़ी जाती है, ठीक है जी। और भाई अगर बाहर से नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है जी। तो नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, मगर वही है, ज्यादातर यूज होता नहीं है उसका वैसे, ठीक है जी। तीसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर बात आती है टूल्स की, हम किन टूल्स का यूज करेंगे या फिर हम किस तरीके से स्टडी करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे और एग्रीगेट लेवल पे। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो छोटे लेवल पे स्टडी करती है, छोटे लेवल का मतलब होता है छोटी चीजें, जैसे कि डिमांड हो गया, जैसे कि सप्लाई हो गया। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक अकेला इंसान कैसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है, तो इंडिविजुअल डिमांड कैसे होगी वो पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल इंसान सप्लाई कैसे करता है, किस तरीके से अपना माल बेचता है, सिंपल। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि देश में, पूरे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड कैसे की जाती है, पूरा देश कैसे डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट की। और सेम ऐसी एग्रीगेट सप्लाई कैसे होती है, पूरा देश कैसे किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, कैसे सामान बेचता है, सिंपल से, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब सीधा यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल पे पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अच्छा, ये जो वर्ड है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये जो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये जो वर्ड है ना ये हमारे देश के नहीं है, इन वर्ड को अडॉप्ट किया गया है। कहां से अडॉप्ट किया गया है, तो सर ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये वाला, इसका पहले जो है ना वर्ड, पहले इस ये जो था ग्रीक भाषा से अडॉप्ट किया गया है, और ग्रीक भाषा में इसको बोलते थे ओक्यो, ओक्यो। और दूसरा वर्ड जिस जहां से लिया गया वो है नोमिया, ठीक है जी। ओक्यो का मतलब होता है हाउस होल्ड, ओके का मतलब क्या होता है हाउस। और ये जो नोमिया मतलब होता है, नोमिया का मतलब होता है भाई मैनेजमेंट, कैसे किसी चीज को मैनेज करते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखो इन दोनों वर्ड से ओकियो नोमिया, दोनों ही वर्ड को ग्रीक वर्ड है दोनों के दोनों, और इनको मिलवा के हमने क्या बनाया इकोनॉमिक्स। और इसका मतलब भी वही सेम होता है हाउस मैनेजमेंट। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भारत देश है, उसको हम क्या मानते हैं, एक तरीके से अपना घर ही मानते हैं। इसलिए दोनों वर्ड को मिला के हमने जो बनाया वो क्या बनाया इकोनॉमिक्स, सिंपल से। और इन दोनों को ही मिला के हमने क्या बनाया इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, तो भाई ग्रीक भाषा से आया था। सेम ऐसे ही जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी ग्रीक भाषा के ही वर्ड हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे, तो भाई ये जो सी है ना, ग्रीक भाषा में सी को के रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर यहाँ पे लिखा जाता था माइक्रो इस तरीके से, और यहाँ पे लिखते थे मैक्रो, मतलब ग्रीक भाषा में ऐसे। और ये दोनों ही वर्ड यहाँ से डिनोट किए गए, यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है जी। और दोनों ही ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। फिलहाल आगे चलते हैं भाई, तो हमने 3 डिफरेंस कर लिए हैं, और थोड़े से डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप इजीली कर पाओ वहां पे। तो अगले डिफरेंस क्या आते हैं, देखो जाहिर सी बात है, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, क्या हमें मैक्रो के बारे में पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इस वजह से जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तब ये मान के चलते हैं कि जो कंसेप्ट होते हैं ना जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हमें नहीं पता। यानी कि जो मैक्रो के कंसेप्ट है यहाँ पे, मैक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं यहाँ पे, वो हमारे लिए होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं
कांस्टेंट, हमें नहीं पता कि भाई उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब हम माइक्रो के जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट है उनको कांस्टेंट मानेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो के कंसेप्ट हैं हम उनको क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और अच्छा, जब इकोनॉमिक्स की एक ही बुक हो सकती थी तो फिर दो दो बुकें बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एक बुक में आपको समझाऊंगा तो फिर आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लगता है भैया डिमांड और डिमांड दोनों सेम ही बात है, हमें दोनों चीज सेम पढ़नी है, बस यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड है, दोनों में कोई फर्क तो होगा नहीं। नहीं जी, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हो और एग्रीगेट लेवल पे हो तो फर्क दिखा देते हैं अपने आप में, ठीक है जी। और वो फर्क कैसा हो सकता है वो समझिए। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कैसा सर, समझिए। कभी आपने पैसे बचाने के बारे में सुना है? हाँ जी, बहुत बार सुना है। तो सेविंग, तो टॉपिक क्या आता है, सेविंग। अब सोचिए सेविंग जो करना है, पैसे बचाना जो है, बचत करना, ये अच्छी बात होती है या फिर गंदी बात होती है? कह रहा है भैया मम्मी पापा ने सिखाया पैसे बचाना तो अच्छी बात होती है, कहीं पे भी जाओ तो पैसे बचाने चाहिए क्योंकि खर्चा करने में पैसे हमारे पास से चला जाते हैं। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सिखाया आपके मम्मी पापा ने। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपकी सेविंग है वो क्या होती है, अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप छोटे लेवल पे सोचते हो, जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा छोटा होता है, तब आप ऐसा सोचते हो कि सेविंग करना, पैसे बचाना क्या होती है, अच्छी बात होती है। हाँ सही बात है भाई, कि आप कहीं पे मान लो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तो आपकी फीस हो जाएगी 10-15 हज़ार रुपए फीस होगी किसी सब्जेक्ट की, सिंपल जी। और वहीं पे आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली तो फिर 2-3 हज़ार में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो आपके जो पैसे हैं वो बच गए, सिंपल सा। तो ये आपने क्या करी, सेविंग करी। तो ये सेविंग करना आपके लिए क्या है, अच्छी बात, क्योंकि आप छोटे लेवल पे सोच रहे हो, आपका दिमाग छोटा है, सिंपल सा। वहीं पे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा, जब बड़े लेवल पे आते हैं ना तो बड़े लेवल पे बात ही कुछ अलग होती है। कैसे? जब यहाँ पे सेविंग करते हैं ना तो यहाँ पे सेविंग करना, जब हम पैसे बचा रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम क्या बोल रहे थे, सेविंग करना क्या होती है भाई, गुड हैबिट। लेकिन वहीं पे जब सेविंग करेंगे ना भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तो हम बोलेंगे उसको कि वहां पे वो क्या है, बैड हैबिट। अब बैड हैबिट कैसे, सोचिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो बड़े लेवल पे स्टडी करती है। अब बड़े लेवल पे स्टडी करने का मतलब मान लो कि सारे सारे जो बच्चे मेरे पास पहले ऑफलाइन पढ़ने आते थे जो कि फीस देते थे 10 से 15 हज़ार रुपए, सिंपल। अब मान लो वो ऑनलाइन पढ़ने लग जाएंगे कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं भाई, 2-3 हज़ार रुपए फीस देके हमारा काम चल रहा है, मतलब नेट का खर्चा देके हमारा काम अगर चल रहा है, सिंपल। तो ऑफलाइन कोई आएगा नहीं। अब ऑफलाइन कोई आएगा नहीं तो फिर मेरे को अपना सेंटर बंद करना पड़ जाएगा, सिंपल जी। और मेरे को अगर अपना सेंटर बंद करना पड़ गया तो मेरे को अपने खर्चे पानी, मतलब जितना मैं खर्चा करता था क्या मैं उतना खर्चा कर पाऊंगा, जितना मेरे को एक्सपेंस देना था क्या मैं उतना दे पाऊंगा एक्सपेंस, जो मैं रेंट देता था, किराया देता था उस सेंटर का, क्या मैं वो रेंट दे पाऊंगा, नहीं जी। तो मेरे को भी अपने खर्चे क्या करने पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पैसे बचाए, आपने मेरे को फीस नहीं दी। और जब आप लोग मेरे को फीस नहीं दोगे या फिर आप नोट्स परचेज नहीं करोगे तो फिर मैं भी अपने खर्चे क्या करूंगा, कम करूंगा, सिंपल सा। और जब मैं अपने खर्चे कम करूंगा तो फिर जिसको इनकम मिलने वाली थी, जिसने मकान मालिक, रेंट का जो ऑनर है, मतलब जो जमीन का ऑनर है, उसको जो रेंट मिलने वाला था, ठीक है, वो भी अपने इनकम नहीं कमा पा रहा, और जब उसकी इनकम नहीं होगी तो फिर वो भी अपने खर्चे पानी कम करेगा, सिंपल जी। तो ऐसे करते करते हम डिमांड जो है ना चीजों की कम करने लग जाएंगे, जहां हम 10 क्वांटिटी खरीदते थे वहां पे हम 2-3 क्वांटिटी खरीदने लग जाएंगे, समझे। हाँ जी। तो क्या जो बिजनेस के मालिक है, जो बिजनेस ऑनर है, क्या उनका सामान बिक पाएगा इतना, नहीं बिक पाएगा, क्योंकि हम लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, सिंपल से। तो अगर उनका सामान उतना नहीं बिक पाएगा तो क्या उतने लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करेंगे, क्या उतने लोगों को वो काम देंगे जितने लोगों को पहले दे रखा था, नहीं जी, वो उतने लोगों को काम नहीं देंगे, वो अपनी जॉब पे से, अपनी कंपनी में से निकालेंगे लोगों को, सिंपल ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ देश में क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से आपके मम्मी पापा भी, क्योंकि आप फीस नहीं दे रहे है ना भाई, तो आपके मम्मी पापा भी क्या हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। इसलिए अगर देश में बेरोजगारी खत्म करना चाहते हो या फिर अपने मम्मी पापा को जॉब दिलाना चाहते हो कि उनकी जॉब ना जाए, तो मैं कहता हूँ, अगर मैंने बोला भाई एक नोट्स खरीदने के लिए, तो आपने बोलो नहीं सर एक नोट्स नहीं, हम सारी बुकों के नोट्स परचेज करेंगे, तो जाइए और नोट्स परचेज करिए, सिंपल सा। समझ में गया ना, सॉरी भाई। हाँ जी। तो मर्जी आपकी, अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेस्ट, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं, सेविंग। तो पैसे बचाना क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जब आप छोटे लेवल पे पढ़ते हो तो वहां पे तो अच्छी बात होती है, लेकिन बड़े लेवल पे क्या होती है, बुरी बात होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो बड़े लेवल पे ना अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है अगर आप सेविंग करने जाते हो, जिससे ब्लैक मनी भी क्रिएट होती है, आपने सुना होगा पहले, ठीक है जी। तो ये है डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और अब बात आती है इसके अंदर हम क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तब आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में, कि कोई इंसान कैसे डिमांड करता है, कि अगर प्राइस कम हो तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस ज्यादा हो तो हम डिमांड कम करेंगे। ये सब क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये सब हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ सप्लाई, जैसे कोई अगर मेरे को ज्यादा पैसे देगा तो मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, और कोई कम पैसे देगा मैं बोलूंगा है मेरे को नहीं बेचना, समझे। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, सिंपल। सेम ऐसे ही हमने पढ़ा होगा प्राइस डिटरमिनेशन, जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पे प्राइस क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग, सिंपल। ये भी आपने पढ़ा होगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सिंपल ना। मतलब वेजिस, सैलरी, ये सब चीजें कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सब आपने सीखा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर था आपके लास्ट में, ठीक है, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो ये सब आप सब पढ़ते हो कौन से में,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना। सेम ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अब पढ़ने वाले, जो कि इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहली चीज आप पढ़ने वाले हो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि किसने बनाई है, किन्सन ने बनाई है। सिंपल ना, चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, समझे से। चलिए, तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, मतलब अभी तो नहीं करवा रहा, अभी नहीं समझा रहा, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब हम धीरे धीरे आगे चैप्टर करते जाएंगे, आपके जो डाउट्स हैं, सारे सारे कंसेप्ट हैं, वो क्लियर होते जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, की प्राइस लेवल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इकोनॉमी के अंदर, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है इकोनॉमी के अंदर, फिस्कल पॉलिसी लगा के या फिर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लगा के, सिंपल से। तो ये सब डिसाइड करने का काम किसमें करेंगे हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सेम ऐसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो हमने समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस और उनके स्कोप्स, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक फिलहाल इस पार्ट का, ठीक है जी। उसके बाद चालू कर देंगे दूसरा पार्ट। तो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों पढ़नी पड़ रही है। सबसे पहली चीज, कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं कर पाएगी, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही सॉल्व किया जाएगा। तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बिजनेस साइकिल। अब जो बिजनेस साइकिल है ना, इसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपको पता होगा बिजनेस साइकिल कैसी होती है। अच्छा सॉरी, नहीं पता होगा, बता देता हूँ। तो बिजनेस साइकिल कैसी होती है, आपने देखा होगा कि बिजनेस साइकिल में हमेशा बिजनेस जो होता है ना, वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता। जैसे अगर आपने मान लो कोई नया नया बिजनेस चालू किया, क्या नया बिजनेस चालू करते के साथ ही एकदम से पीक पे पहुंच जाता है, लाखों करोड़ों लोग कस्टमर आ जाते हैं एकदम से? नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। कभी भी देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस साइकिल में, मतलब जब बिजनेस चालू करते हो ना, तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होता। जब भी आपने बिजनेस चालू किया, तो आपका बिजनेस क्या होता है, पहले गिरता है। जैसे मान लो मैंने कोई कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है जी। तो जब मैंने खोला कि अप्रैल मार्च मई जून का महीना था, तो फिर मैंने खोल दिया ट्यूशन सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर, ठीक है जी। तो आप लोगों का पेपर था नहीं, आपने ट्यूशन लगवाया नहीं, और मेरे को कोई जानता भी नहीं था, इस वजह से डिमांड क्या हुई, कम, मेरा बिजनेस क्या हो गया, डाउन। क्यों, मेरे को रेंट वेंट देना तो फिर भी पड़ेगा ना भाई। चलिए, अब धीरे धीरे एक बच्चा आया, फिर 10 बच्चे आए, फिर 50 बच्चे आए, ऐसे करते करते कोचिंग सेंटर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया, समझे। यूट्यूब चैनल क्या हो गया, बढ़ने लग गया। तो एकदम से धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे मेरा बिजनेस बढ़ने लग गया। तो ये हो गया, बिजनेस बढ़ रहा है। तो जब आपके एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब कि नवंबर दिसंबर का महीना है या फिर मई जून का महीना है, तो बहुत अच्छे आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो आराम से, यूट्यूब चैनल पे आ रहे हो, आराम से वीडियोस देख रहे हो, मेरी कमाई अच्छी खासी हो रही है, तो बिजनेस क्या है, पीक पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद एग्जाम चले जाएंगे, क्या अगले दिन भी वो वीडियो उठा के देखोगे पुरानी है, कौन देखे, एक बार एग्जाम चला गया, सब चला गया, अब नहीं देखनी वीडियो, है ना भाई। उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, फिर से बिजनेस हमारा क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है। हाँ, लेकिन उस लेवल तक नहीं गिरेगा जितने लेवल तक पिछला गिरा हुआ था, क्योंकि जब मेरे 0 सब्सक्राइबर थे, या फिर जब हमारे पास एक भी बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए, तब उस अब तो कुछ ना कुछ आएंगे ना भाई, अब तो कोई ना कोई देखेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, कोई ना कोई एक आधा होगा जो चलते मेहनत करने के बारे में सोचेगा, इसलिए गिरेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना पिछली बार गिरा था। चलिए भाई, तो यहाँ तक गिरा। उसके बाद फिर दोबारा से एक टाइम आएगा, फिर दोबारा से एग्जाम आने चालू हो जाएंगे, फिर दोबारा बिजनेस क्या हो गया, बढ़ने गया, और अगली बार उससे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, और फिर उसके बाद फिर गिरेगा। सिंपल से, इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, बिजनेस साइकिल। तो जब भी बिजनेस ऊपर जाता है, जब भी बिजनेस क्या होता है, ऊपर जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है पूरा लाइन, जब भी बिजनेस ऊपर जाता है तो हम इसको बोलते हैं भाई इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, कि देश में क्या हो रही है, महंगाई हो रही है। और जब भी बिजनेस नीचे आता है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। सिंपल इतना। तो देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है। इन्फ्लेशन मतलब ऊपर जाना, महंगाई होना, बढ़ना किसी चीज का, और डिफ्लेशन मतलब गिरना किसी चीज का। सिंपल। इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। सिंपल। और हमारी इकोनॉमी क्या ऐसे चाहती है कि देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहे? नहीं जी। तो हमारी इकोनॉमी कभी भी नहीं चाहती कि हमेशा देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता रहे। तो हमारी इकोनॉमी क्या चाहती है फिर, हमारी देश की इकोनॉमी चाहती है कि हम कहां पे रहे, हमेशा ट्रेंड में। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड। यानी कि हमारी जो आरबीआई है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमेशा कंट्रोल करने की सोचती है कि एकदम से हम बिल्कुल पीक पे ना पहुंच जाएं, कि बिल्कुल कुछ भी हम संभाल ना पाए। सिंपल से। हाँ जी, इसको बूम भी बोल देते हैं कई बार, जो चोटी होती है ना, पीक होती है, उसको बूम बोल दो या फिर पीक बोल दो, और इसको बोल देते हैं थ्रॉट। ठीक है जी। थ्रॉट मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट जहां पे डिफ्लेशन होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो जब भी हम थ्रॉट पे होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी लेके आ जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, वापस से रिकवरी करना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। तो रिकवरी करते करते अगर हम इस लाइन से ऊपर चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे फिर से क्या हो गया देश में, इन्फ्लेशन। और वापस से क्या हो गया, फिर अगर गिरने लग गए तो डिफ्लेशन। तो समझिए, ये जो पूरी इन्फ्लेशन वाली लाइन है, पूरी इन्फ्लेशन नहीं होता, यहां से लेके थ्रॉट से लेके इस लाइन तक, ट्रेंड वाली लाइन तक हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, ताकि हम स्टेबल रह पाए। और उसके अगर हम ऊपर चलने जाने लग गए, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं। ये होती है बिजनेस साइकिल, और इसी में हम चाहते हैं कि हम क्या पे रहे, ट्रेंड में रहे। इसलिए हमको बिजनेस साइकिल, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से और क्या फायदा है? अगला फायदा भाई, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक को हमारी क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी। जैसे आपको दिख रहा है हमारी लॉन्ग टर्म में क्या होती जा रही है? ग्रोथ होती जा रही है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। सिंपल सा, हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन करते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है। आगे चलते हैं। ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है उसको बढ़ाने का काम करती है इकोनॉमिक्स। सिंपल, जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है कि जो, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, है ना सर? और एग्रीगेट डिमांड जो होता है हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि क्या बोलते हैं, सभी को कैसे जो है वो लोग, सभी लोग कैसे डिमांड करते हैं, सभी लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, समझे सर? तो इसलिए ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सिंपल सर। उसके बाद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, अनइम्प्लॉयमेंट को दूर करने में हेल्प करती है, और फिजिकल बैलेंस निकालने में हेल्प करती है। अब ये फिजिकल बैलेंस क्या है? ये सब कंसेप्ट आप आगे चल के पढ़ने वाले हो डीपली अच्छे तरीके से। बता देता हूं। वैसे तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट क्या बनाती है? बजट बनाती है। तो यह जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट बनाए बजट बनाएगी तो हो सकता है कि उसके जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो उनकी इनकम से। यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट को इतनी इनकम नहीं मिलती, लोग इतना टैक्स भरते नहीं है जितना गवर्नमेंट क्या कर देती है? खर्चे कर देती है। गवर्नमेंट स्कूल बनवाती है, रोड बनवाती है, डैम्स बनवाती है, वो अलग बात है, एक्चुअल में नहीं बनवाती, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनवाती है। तो गवर्नमेंट के हमेशा जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं। किससे? गवर्नमेंट की इनकम से। और जब भी हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे ज्यादा होते हैं, किसके? हमारी इनकम से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट, घाटा। ठीक है सर। और इस डेफिसिट को बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ना हमें घाटा झेलना पड़े, ना हमको ज्यादा क्या बोलते फायदे में दिखाई दे। क्योंकि अगर फायदे में दिखाई देंगे तो लोग बोलेंगे हमने इतना सारा गवर्नमेंट को टैक्स भरा, लेकिन गवर्नमेंट तो खर्चा ही नहीं करती कुछ भी, समझे? तो इसलिए हम क्या रहना चाहते हैं? बैलेंस में रहना चाहते हैं। तो फिजिकल बैलेंस कैसे डिटरमाइन किया, डिसाइड किया जाएगा, कैसे लाया जाएगा इकोनॉमी के अंदर, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो यहाँ पे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट। ठीक है, अभी फिलहाल दूसरी स्लाइड चालू करूंगा भाई, उसके अंदर स्टॉक और फ्लो समझाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है जी। तो छोटे छोटे पार्ट बनाने का मन नहीं है, मैं चाहता हूँ एक ही बार में आप पूरी पूरी जो वीडियो है वो पूरी पूरी कंप्लीट कर दो। ठीक है जी। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर हो, जितने घंटे का लेक्चर हो, आप एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दो। हाँ, कुछ पार्ट होंगे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पे मेरे को पार्ट्स में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 4-4 5-5 घंटे के चले जाते हैं। ठीक है जी। तो उसको पार्ट में ही बनाना पड़ेगा अभी फिलहाल। तो जिसको मैं साइड में साइड हट रहा हूँ, जिसको नोट करना फटाफट से नोट करना, अगला टॉपिक चालू करेंगे स्टॉक और फ्लो वाला। ठीक है जी। तो जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो। और दिख नहीं रहा क्या? चलो भाई, ठीक है जी। तो जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट करो। हाँ भाई, शुक्र है फिर। तो आते हैं सर अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक का नाम आता है स्टॉक और फ्लो। ठीक है सर। चलिए, तो अब बात आती है ये स्टॉक क्या होता है और ये फ्लो क्या होता है। ठीक है जी। तो स्टॉक मतलब क्या होता है सर? तो स्टॉक मतलब वो चीज है भाई जो कांस्टेंट रहती है, जो चेंजेस जल्दी से नहीं करती है अपने अंदर। ठीक है जी। उन सब चीजों को हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे आप समझना चाहोगे तो स्टॉक क्या है सर? स्टॉक का मतलब होता है दोज वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसी चीजों को जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। सिंपल। चलिए, और फ्लो क्या होता है? ऐसे मेजर जिसको हम क्या बोलते हैं? मेजर करते हैं एट ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पे नापते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक, वो फ्लो बोलेंगे। सिंपल। मतलब क्या होता है समझाता हूँ, क्योंकि अच्छे से समझ में आया नहीं होगा। जैसे अगर एक पॉइंट ऑफ कोई चीज नापनी है पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फिर उसे बोलते हैं हम स्टॉक। और क्या बोलते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम पे नापनी है कोई चीज तो उसे हम बोलते हैं फ्लो। अब एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए तो फिर वहां पे टाइम होता है, जैसे कि मैं बता देता हूँ टाइम का। जैसे अगर कोई मैं बोल रहा हूँ 1 तारीख को, तो 1 जनवरी को 2025 में आपके पास कितने पैसे थे? ठीक है जी। तो आपकी वेल्थ जो होती है वो किसके अंदर आती है? स्टॉक के अंदर आती है। आपके पास 1 जनवरी को जो भी पैसे थे वो क्या आते हैं? वेल्थ के अंदर आते हैं। क्योंकि मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी, एक दिन की बात कर दी, इस दिन को आपके पास कितने पैसे थे। सिंपल। तो एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या बनता है? वेल्थ। तो जो भी आपके पास वेल्थ है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है। जैसे अगर मैं पूछूंगा कि आज आपके पास कितने पैसे हैं, आज आपके पास कितनी संपत्ति है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापना। और इसको क्या बोलते हैं? एक स्टॉक कंसेप्ट है। सिंपल। तो जो भी वेल्थ होती है, जो भी संपत्ति होती है, वो क्या होती है? स्टॉक कंसेप्ट होता है। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद बात आती है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान नापना। एक दिन पे नहीं, हम नापते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि 2025 में आपका पैकेज कितना था, यानी 2025 में मतलब क्या, 2025 की स्टार्टिंग से लेके पूरी स्टार्टिंग के एंड तक आपने कितना पैसा कमाया, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम दिया मैंने आपको यहां से लेके यहां तक। सिंपल। तो आपने इस पूरे महीने में या फिर इस पूरे साल में, ठीक है जी, तो ये हो गया। तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 1 साल, 2 साल चलते हैं, और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, ऐसे।
तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है और वहां पे जो आपकी सैलरी बनती है, जैसे कि जो आपने कमाई सैलरी, वो क्या होगी, एक पीरियड ऑफ टाइम की होगी, तो मतलब 1 महीने की, 10 महीने की या फिर 1 साल की सैलरी होगी, वो सब किस में आती है, फ्लो के अंदर आती है। कहीं पे आपने कहीं से इंटरेस्ट कमाया, कहीं से आपने क्या कमाया, इंटरेस्ट कमाया, तो वो इंटरेस्ट भी किसके अंदर आता है, फ्लो के अंदर आता है, क्योंकि वो कमाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, सिंपल। और अगर कहीं पे आपकी संपत्ति की बात करी गई या फिर किसी भी पॉइंट की बात करी गई, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम, एक स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक आपने टंकी देखी है, टंकी, पानी की टंकी जो होती है, हाँ जी, जिसके अंदर पानी भरा होता है, मान लो आपकी छत पे एक टंकी रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक टूटी लगा रखी है कि आप वहां से जो है ना वो पानी निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे एक नल लगा रखा है, जैसे आप पानी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो अब देखो, मैं यहाँ पे नल जो है ना बंद कर देता हूँ कि यहाँ से पानी जो है ना वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, मतलब कि पानी जो है वो नहीं निकलेगा। बस मैंने बोला कि अब ये जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, आप ये वाला ढक्कन जो है इसको खोल के देखो और इसके अंदर कितना पानी है। आपने खोल के देखा कि भैया इसके अंदर ना इतना पानी है, सिंपल। तो मैंने बोला कि अभी खोल के देखो कितना पानी, तो हमने अभी खोल के देख लिया कितना पानी है, सिंपल ना। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जा रही है कि अभी इसके अंदर कितना पानी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहीं पे मैं बोलता कि इसके अंदर 1 साल में कितना पानी आता है, 10 मिनट के अंदर कितना पानी आता है, जब मैं पीरियड ऑफ टाइम देता हूँ कि 1 मिनट से लेकर 10 मिनट तक पानी भरते रहो, सिंपल से, यानी कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा आपको जहाँ पे, तो वहां पे बात आती है फ्लो की। अब सिंपल सी बात देख लो, यानी जिसमें भी चेंजेस क्या बोलते हैं नहीं होते, जहां पे भी जल्दी से चेंजेस नहीं आते, तो वो बन जाता है स्टॉक। और जिसमें भी बार बार चेंजेस आते हैं, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में चेंज होती है ना चीजें, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूंगा तो उसमें तो चेंज होगा नहीं, पक्का ना, बढ़िया। लेकिन जो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप पूरी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 25 मिनट पे जाके एकदम से देखो कौन सा मतलब कि क्लिप आ रहा है या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो 25 मिनट पे जाके अब जब स्क्रीनशॉट लोगे तो 25 मिनट पे जो फोटो रहेगी वो तो हमेशा वही रहने वाली है, क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, नहीं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोल दूं 25 से लेकर 30 मिनट तक के अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, आपके पास जो भी क्लिप मिलती है उसकी फोटो खींच लो, तो हर हो सकता है कि हर किसी के पास जो फोटो हो वो क्या हो, अलग अलग फोटो। तो इसी वजह से जहां पे आपके पास चेंजेस आ सकते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो, जहां पे आप चेंजेस नहीं आते हैं उसे क्या बोलते हैं स्टॉक। जैसे ऊपर वाला ढक्कन खोल के देखोगे क्या पानी चेंज हो जाएगा, नहीं, वो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉक, कि पानी जो है वो क्या है, स्टॉक, कि हमारे चलते हैं मटके में या फिर हमारे जग में या फिर क्या बोलते हैं हमारी टंकी में जो है इतना स्टॉक भरा हुआ है, पानी का स्टॉक इतना हमारे पास है। और वहीं पे जब आप नीचे वाला जो नल है उसको खोल दोगे तो पानी क्या होने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। और जैसे ही वो पानी बहने लग जाएगा तो वहां पे क्या उसको मेजर करना आसान है, क्या उसको नापना आसान होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको नापना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ नाप तो सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लगाओगे तो फिर आप नाप सकते हो। लेकिन ये जो पानी बह रहा है इसको नापना मुश्किल है। और ये जो नापोगे वो किस हिसाब से नापोगे कि 10 मिनट में कितना बहा, 20 मिनट में कितना बहा, सिंपल से। तो ये चलिए, तो इसको नापते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के दौरान कि 10 मिनट में कितना चलता बह रहा है पानी, 10 मिनट में या फिर 20 मिनट में या फिर 1 घंटे के अंदर पानी कितना निकल गया। तो इसको नापते हैं कैसे, हमेशा पीरियड ऑफ टाइम पे, और इसको नापते हैं कैसे, पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी इतना पानी था, ऐसे तो नहीं नापते 10 मिनट में इतना पानी था, 20 मिनट पे इतना पानी था, ऐसे नहीं नापते। इसको नापते हैं जो पानी बहता हुआ है ना उसको नापते हैं टाइम के हिसाब से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लो। जैसे आप खुद देख लो, जैसे एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे हम, स्टॉक, क्योंकि वो चेंज नहीं होता जल्दी से, वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। वहीं पे जो नदी का या फिर बहता हुआ पानी है रिवर का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना जी, स्पीड से चलते जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो, बहाव, ठीक है जी। जो चीज बहती है, जो चीज चलती जाती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लो। जो चीज कांस्टेंट रहती है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। जैसे कि आपने एक साल के अंदर कितनी सेल्स करी, कितना सामान बेचा, आपने एक साल में कितनी सेल्स करी, कितना सामान बेचा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। तो सेल्स जो होती है वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। वहीं पे गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक इन जो गोडाउन पड़ा हुआ है वो क्या होता है, एक स्टॉक कंसेप्ट, सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी सामान आप बेच रहे हो वो क्या हो गया, क्या बोलते हैं, फ्लो। और जो भी आप सामान गोडाउन में रख के बैठे हो उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक। इतना सिंपल ना भाई। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, टाइम डायमेंशन। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टाइम डायमेंशन नहीं होता, सिंपल। यहाँ पे हम टाइम डायमेंशन नहीं देखते कि भाई 10 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम डायमेंशन नहीं करते, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम डायमेंशन है कि इतने टाइम में कहाँ तक गए, इतने टाइम में कहाँ तक गए, सिंपल से। चलिए, उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखना हो या फिर क्या बोलते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझना हो तो तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बात तीसरा एग्जाम्पल क्या है सर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं आपसे यहां से लेके मुंबई तक की दूरी, तो मैं क्या कह रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। तो जो भी मुंबई और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है, क्या उसे क्या वो हर बार चेंज होता रहता है, नहीं जी भैया, वो हर बार सेम रहता है। ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि आप रात को सो रहे हो तो मुंबई आपको बहुत दूर दिखाई दे रही है, जैसे ही सुबह उठे आपको दिख गया कि अरे मुंबई तो बगल में आ गई। ऐसा नहीं होता ना भाई, मुंबई जहां पे वहीं पे रहेगी, दिल्ली जहां पे वहीं पे रहेगी, वो चेंज तो होते नहीं डायरेक्शन।
तो इसे क्या बोलेंगे कि ये स्टॉक है। जो दूरी है वो क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, एक पीरियड ऑफ टाइम पे नाप सकते हो आप, आज नापोगे कल नापोगे वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। सिंपल, टाइम के हिसाब से जो चेंज नहीं होता। वहीं पे जो मुंबई से दूरी जो है, दिल्ली जाने वाली जो दूरी है, उसको हम कवर कर रहे हैं बाइक से। यानी कि अगर मैं बोला जाऊं कि यहां से मुंबई जाना है आपको, तो बाइक की जो स्पीड होगी, वो बाइक की स्पीड वो क्या होगी, स्टॉक होगी, फ्लो होगी। भाई बाइक की स्पीड तो चेंज हो सकती है ना, बस इसको क्या बोलेंगे, फ्लो। क्योंकि जो बाइक की स्पीड होती है वो पर आवर पर किलोमीटर के हिसाब से नापी जाती है, यानी कि इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लो। सिंपल था, बढ़िया। अब देखो जिसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं है, जिसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट मतलब रुका हुआ कंसेप्ट, जिसके अंदर जल्दी से चेंजेस नहीं आते। वहीं पे जो दूसरा कंसेप्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक कंसेप्ट, जिसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ सकते हैं, जिसके अंदर एक टाइम इंटरवल भी होता है, समझे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक कंसेप्ट क्या होता है, जो चेंजेस को अप्लाई करता है। सीधी सी बात, अगर आप लिखना चाहो और डिफरेंस, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि पहला हो गया ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया ये एग्जांपल टाइम वाला, और पांचवा हो गया आपका एक्चुअल में एग्जांपल जो आपने लिखे हैं, ठीक है जी। तो छठा हम कर लेते हैं, छठा कर लेते हैं क्या, चेंजेस। तो कौन से कंसेप्ट में चेंज आते हैं, तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो नहीं होते, यहाँ पे चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो वेरिएबल्स है, वो चेंज हो सकते हैं। तो जहां पे भी चेंजेस आ सकते हैं वो क्या हो जाता है, एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है। इसलिए जो चेंज होता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायनेमिक कंसेप्ट का यूज करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस का यूज करते हैं। समझ में आ गया, सेम इसी से रिलेटेड है, सेम इसी से मिलता जुलता है एनालिसिस। इनकी स्टडी जहां पे करी जाती है उनको हम बोलते हैं एनालिसिस। सिंपल, जैसे कि आपको दिख रहा है स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस। जो स्टैटिक एनालिसिस होता है ना, यहाँ पे हम एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी पॉइंट होता है उस पे स्टडी करी जाती है। अब जो एनालिसिस है, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स एनालाइज करेगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करेगा। तो सीधी बात अगर मैं कहना चाहूँ, सीधी बात कहना चाहूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है डिमांड, ये है सप्लाई, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो ये जो प्राइस बन गया और ये बन गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है जी, और ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। डिमांड और सप्लाई ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वो आ गया आपका इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो क्या, स्टैटिक एनालिसिस में जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। सिंपल, तो दिक्कत नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है, तो कंसेप्ट वही लिखा है भाई। तो स्टैटिक एनालिसिस क्या है, रिलेटेड टू ए पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि जो डायनेमिक एनालिसिस है वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान की बात होती है। पीरियड ऑफ टाइम, इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा, इसके अंदर एग्जांपल का मतलब है कि जो चेंजेस को अप्लाई करने देता है अपने अंदर। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो वही होता है, ठीक है जी। डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बस इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि ये स्टैटिक कंसेप्ट है इसलिए चेंजेस को अप्लाई नहीं करता, लेकिन ये डायनेमिक कंसेप्ट है तो अपने अंदर चेंजेस को अप्लाई करने देता है। सिंपल, तो यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम और स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाए या फिर डिमांड घट जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए या सप्लाई घट जाए, तो उससे हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जो डिमांड बढ़ने और सप्लाई बढ़ने वाले पे जो इक्विलिब्रियम होगा हमारा, वो कितना इक्विलिब्रियम होगा, कितना प्राइस पे चेंज आएगा, वो जो चेंजेस होते हैं ना, उनको स्टडी करने का काम किस में करते हैं हम, डायनेमिक एनालिसिस में। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़िया। तो जो डायनेमिक है वो फ्लो के बारे में डिटेल में बताता है आपको, और जो स्टैटिक एनालिसिस है वो उसमें आप पढ़ते हो स्टॉक कंसेप्ट के बारे में। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं भाई। तो इट एज्यूम्स, अच्छा स्टैटिक एनालिसिस, उसमें क्या होता है, जो स्टैटिक है ना भाई, ये कंसेप्ट बहुत ही छोटे लेवल पे काम करता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है बस खाली, तो आपको समझाने का काम करता है। तो ये अजम्पशन बेस पे चलता है। अजम्पशन बेस मतलब ये जो मार्केट होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई करी जाती है, ये मान के चलता है कि वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जहां पे लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज है, जो कि एक्चुअल में है ऐसा कभी होता ही नहीं, जो कि अजम्पशन बेस्ड है बस खाली। हमने मांगा था ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कभी होती नहीं भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जहां पे लोगों को पूर्ण ज्ञान हो सबके बारे में, चीजों के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सब पता हो। ऐसी कोई मार्केट है नहीं, हर किसी को सबके चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, केवल भगवान को ही है सब चीजों के बारे में नॉलेज, सिंपल से, इंसानों को नहीं होता। लेकिन जो डायनेमिक एनालिसिस है ये मान की चलती है कि लोग जो है उनको सबके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या मान के चला जाता है कि यहाँ पे चेंज हो सकती है, कोई भी कंडीशन है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये एजम्पशंस आर रियल, मतलब ये जो एजम्पशंस है ये माना जाता है कि ये क्या है, रियल है, मतलब रियल है, अच्छी एजम्पशन है कि हम चेंजेस को भी इंप्लीकेशन करके चलते हैं डायनेमिक एनालिसिस में। ज्यादा बेटर कौन है, डायनेमिक वाला, ठीक है जी। कंसेप्ट समझाने के लिए ज्यादा बेटर कौन है, स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि वो बताता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला, स्टैटिक एनालिसिस में जो टाइम है ना उसको इग्नोर किया जाता है, हम टाइम को कोई वैल्यू देते नहीं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप एक टाइम पीरियड की बात मानते ही नहीं, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हो, कोई भी चीज नापते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम को पूरा मतलब फुल्ली कंसीडर किया जाता है, पूरा कंसीडर किया जाता है। यानी जो टाइम बढ़ रहा है या फिर टाइम जितना यूज किया जाए उसको हिसाब से हम जो है
वहां पे एनालिसिस करते हैं। सिंपल सर। चलिए आगे लास्ट करते हैं भाई, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम तो पढ़ना ही हमें, लेकिन उसके साथ साथ जो शिफ्ट होता है डिमांड और सप्लाई के अंदर उसको भी, यानी जो चेंजेस आते हैं उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। किसके अंदर? डायनेमिक एनालिसिस के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट मतलब कि स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस के बारे में, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा एक छोटा सा कंसेप्ट और दे रखा है इसी पार्ट के अंदर, वो क्या दे रखा है भाई? वो आपको दे रखा है कि कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। भाई अगर बाहर से शोर आ रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, आप इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, बच्चा रो रहा है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। आपको कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस करना है। अब कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस मतलब क्या है सर? ये ना एक छोटी सी टर्म बना दी बस आपको एक थोड़ा सा उलझाने के लिए। इसका मतलब क्या है? अब देखो स्टैटिक एनालिसिस आपको पता है, ये आप पढ़ के आ चुके हो बचपन में। डायनेमिक एनालिसिस आपको पता है, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो बचपन में। लेकिन यहाँ से यहाँ पे कैसे जाया जाएगा वो समझाना भी तो पड़ेगा ना, चेंजेस क्या हुए, क्या बढ़ा, क्या घटा, वही तो समझना है ना। तो जो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस है ना, ये कंपेयर करता है कि जो पुराना प्राइस था वहां से जो नया प्राइस हो गया उसमें चेंज जो आया वो कितना आया। ये पुराने को दिखाता है स्टैटिक वाला, डायनेमिक वाला पुराना और नई दोनों को दिखाता है। लेकिन जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये कंपैरिजन को दिखाता है कि कितना चेंज हुआ, कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ, यानी कंपेयर करता है। इतना सिंपल, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एक पाथ बनाता है कि आप स्टैटिक से डायनेमिक एनालिसिस पे कैसे जा सकते हो, कैसे आप चेंजेस को निकाल सकते हो, कैसे कंपीट कर सकते हो दूसरों तक। सिंपल इतना, कोई दिक्कत नहीं, बस एक छोटा सा डिफरेंस था। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। लास्ट दो कॉन्सेप्ट है आपके छोटे छोटे, इनको खत्म करते हैं और फिर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए जी, तो सबसे पहले बात आती है इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल चीज है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे ना हमको प्रॉफिट हो रहा होता ना हमें लॉस हो रहा होता, यानी हमें लॉस नहीं हो रहा होता है बेसिकली। वो पोजीशन एक ऐसी पोजीशन जहां पे हम इक्विलिब्रियम रहते हैं, यानी संतुलन में रहते हैं, हमें संतुलन मिल चुका है, हमें ना लाभ की चिंता है ना हमें घाटे की चिंता है, हम बिजनेस माइंडसेट हमारा संतुलित, दिमाग हमारा संतुलन में है। सिंपल, बढ़िया। यानी एक ऐसी पोजीशन जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर होती है, जहां पे हमें ना प्रॉफिट हो रहा होता ना हमें क्या हो रहा होता, लॉस। तो इक्विलिब्रियम क्या है? आप बचपन में भी सीखा होगा आपने। इक्विलिब्रियम क्या है? आप बोलोगे इट इज ए पोजीशन, इट इज ए पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन वेयर डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड वो बराबर है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर। और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? तो अब वही सिंपल सा, इट इज एन सॉरी इट इज ए पोजीशन, फिर से इट इज ए पोजीशन वेयर, जहां पे जो डिमांड है वो बराबर नहीं है एग्रीगेट सप्लाई के, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। तो जहां पे हम इक्विलिब्रियम में है वो इक्विलिब्रियम हो गया, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर है, वो इक्विलिब्रियम। जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है, जहां वो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसइक्विलिब्रियम। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, डिसइक्विलिब्रियम में दो केस बन सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। डिसइक्विलिब्रियम में दो केस क्या बनेंगे कि हो सकता है कि डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए सप्लाई से, और हो सकता है कि डिमांड जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए सप्लाई से। और दोनों ही केस में हमें लॉस होता है। वो कहना भैया कैसे लॉस? यहाँ पे तो डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे सोचोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन जब एग्रीगेट लेवल पे सोचते हैं ना तो क्या होता है एक्चुअल में? लॉस। जब आगे टॉपिक आएंगे मैं करवाऊंगा सर, ये सब आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। अभी खाली पहला चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो फटाफट से इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। मेन चैप्टर कल से चालू होंगे और बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके अंदर, तो ध्यान से पढ़ लेना भाई। चलिए जी, लास्ट टॉपिक रह गया पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। अब देखो मैंने आपको करवाया था मार्श मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, ठीक है, मैंने उसके अंदर शायद 4 या 5 कंसेप्ट लिखवाए थे। ये वाला कंसेप्ट मैंने नहीं लिखवाया था, क्योंकि अगर मैं ये वाला लिखवा देता वहां पे जगह नहीं मिलती एक तो समझाने की, और ऊपर से आप बोलते भैया फिर ठीक से समझाया नहीं आपने, तो अलग से समझाने के लिए मैं दोबारा से करवा दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब दोबारा से नहीं, भले यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम, आप चाहो तो इसको डिफरेंस में भी लिख सकते हो, माइक्रो और मैक्रो में, समझिए। अब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम होता है ना उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसका लेवल जो होता है ना वो एग्रीगेट लेवल होता है। बड़े लेवल पे हम जो इक्विलिब्रियम देखते हैं, जो बड़ी लेवल पे आपके इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम। सिंपल। और जो छोटे लेवल पे, यानी कि जो उसका एक पार्ट, जनरल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट होता है क्या? पार्शियल इक्विलिब्रियम। यानी कि जो छोटे लेवल पे आपको इक्विलिब्रियम मिलता है, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे, उसे क्या बोलते हैं हम? पार्शियल इक्विलिब्रियम। सिंपल। यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई के। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा पार्ट होता है जहां पे हम बड़े लेवल पे पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, वहीं पे जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है ना वो इसी का पार्ट है, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो दो तरह के इक्विलिब्रियम आते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है ना, हाँ, वहां पे जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर होता है थ्योरी ऑफ डिमांड, वहां पे हम पढ़ते हैं
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के हिसाब से कि हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है। ठीक है जी। तो सेम इसी तरीके से हम वहां पे पढ़ते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये जो दोनों कंसेप्ट हैं वो किसके अंदर आते हैं भाई, वो दोनों कंसेप्ट आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी पार्ट वाले इक्विलिब्रियम के अंदर। वहीं पे जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला कंसेप्ट है वो किसके अंदर आता है, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, तो आप बोल सकते हो सीधा सीधा ये है पहला डिफरेंस, ये है दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस। जो जनरल इक्विलिब्रियम है ना वो पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसे। ठीक है जी। चलिए, और ये जो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना। जनरल इक्विलिब्रियम एक बड़े लेवल का इक्विलिब्रियम होता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम छोटे लेवल का। तो आप लिख सकते हो छोटी सी डेफिनेशन ये भी, कि क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम जो होता है इट इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बड़ा कंसेप्ट है, और ये है एक नैरो कंसेप्ट। ठीक है जी। तो चार डिफरेंस आपके हो गए जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम के, तो आपको समझ में आ गया होगा। जनरल हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे, वो जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होती है उस पोजीशन की। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम आप बचपन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझे। हाँ जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे पहुंचता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं जहाँ पे अगर वन गुड्स के केस में देखा जाए तो एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर होगा किसके, एम यू एम के। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था भाई। ठीक है, और अगर दूसरा देखा जाए तो फिर यहाँ पे एम यू वाई अपॉन में पी वाई भी आ जाएगा, अगर दो केस की बात करनी जाए, मतलब दो गुड्स की बात करी जा रही है तो एम यू वाई अपॉन में पी वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे एम आर बराबर होता है एम सी के, और एम सी जो होता है वो बढ़ता हुआ, या फिर आप कह सकते हो दूसरा कि जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझे, ये सब क्या है, ये सब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम के पार्ट। और ये क्या है, ये जनरल इक्विलिब्रियम है जो कि हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। बस इतना सिंपल सा डिफरेंस था। तो यही डिफरेंस उठा के आप चाहो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वो जो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस किया था, अब वहां पे भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पहला पहला पूरा चैप्टर। भाई मेरे हिसाब से मैंने जितने भी टॉपिक्स थे उसके अंदर आराम से आपको डीपली सब चीज समझा दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। ठीक है, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है, आराम से कर दियो बाद में, कोई आफत नहीं है। हम भी हैं, आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम्स के बाद। हाँ, और एक मेन चीज की भाई, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से आप नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बस कोशिश करना कि आप कॉल ना करो, कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, तो बस आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम, अगले दिन। टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई फटाफट से नोट कर लो। ठीक है जी, हाँ अब ठीक है। जिसको नोट करना है भाई फटाफट से नोट कर लो एक बार।